जय हिंद। वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनीत गुरुकुल अकेडमी पर। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष मंगलमय हो। इस नए वर्ष के शुभ अवसर पर इस दिन से आप सबको लगातार ज्योग्राफी और हिस्ट्री की क्लास की वीडियो मिलती रहेगी। आज हम सभी ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों का अध्ययन करेंगे, जहां पिछले कुछ एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला मिलेगी। आज हम सभी इस नए वर्ष पर विश्व की सबसे बड़ी मोटिवेशनल लाइन से शुरुआत करेंगे। लाइन है, कमन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। इस लाइन का अर्थ तो पता ही है। इस लाइन को ध्यान में रखते हुए हम वीडियो अध्ययन करेंगे और आगे की अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। पहले ज्योग्राफी के प्रश्न लगे हैं, फिर बाद में हिस्ट्री के प्रश्न लगे हुए हैं, जो आपके एग्जाम में LT, GIC, TGT, PGT इन सब के एग्जाम में आपको कुछ हेल्प करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, निम्न में किन राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? ध्यान देना, जहाँ पे नहीं शब्द लिखा रहे उसको आप क्लियर कर लिया करिए, अंडरलाइन कर लिया करिए। ऑप्शन है मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम। इस क्वेश्चन का आंसर है मणिपुर। नीचे डिफाइन भी किया गया है, जैसे पहले वीडियो में हम नीचे डिफाइन करते थे उसे सेम डिफाइन किया गया है। बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य, किससे किससे बांग्लादेश सीमा लग रही है? मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। तो 5 राज्य से बांग्लादेश की सीमा भारत की लगती है, इनको याद रखिए। बाकी भी किस देश से कौन सी सीमा लगती है, नेपाल से, चीन से, पाकिस्तान से, कौन से राज्य की सीमा भारत की किस देश से लग रही है, उसको भी आपको याद करने की जरूरत है। कई बार एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो नहीं है तो अंडरलाइन करिए, वीडियो को पॉज करिए और उसको एक बार पढ़ने की कोशिश करिए। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? दर्रा दिया गया है, नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, लिपू लेक उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। यानी कि इसमें एक ऐसा दर्रा है जो सुमेलित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, नीचे दिया गया है। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। बाकी सभी ऑप्शन सही है, यानी कि लिपू लेक उत्तराखंड में सही है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में सही है, पालघाट केरल में ये भी सही है, और नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? आज अधिकतर क्वेश्चन नहीं वाले ही हैं, तो अच्छी बात है कि हम लोग इससे सीख जाएंगे काफ़ी चीज़। ऑप्शन है थाल घाट, भोर घाट, खैबर दर्रा और पाल घाट। तो जो इसका आंसर है जो पश्चिमी घाट श्रृंखला में नहीं है वो है खैबर दर्रा। नीचे भी दिया गया खैबर दर्रा है क्या? दिए गए विकल्पों में थाल घाट, भोर घाट एवं पाल घाट दर्रा पश्चिमी घाट श्रृंखला में स्थित है, जबकि खैबर दर्रा पाकिस्तान में है। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान को जोड़ता है। ध्यान देना, ये भी एग्जाम पूछा गया है, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान को जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है? तो उसका नाम है खैबर दर्रा। कौन किसको जोड़ रहा है, कौन सा दर्रा, ये भी आप डिफाइन करके पढ़ेंगे आगे वाले वीडियो में। इसमें थोड़ा सा और डीपली जानकारी आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? ऑप्शन है विंध्य पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी, शिवालिक पर्वत श्रेणी और अन्नामलाई पर्वत श्रेणी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है शिवालिक पर्वत श्रेणी। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक पर्वत श्रेणी। नीचे डिफाइन किया गया, भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक श्रेणी है, जो कि बलित पर्वत का उदाहरण है। वर्तमान में हिमालय पर्वत का भाग है। हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया, जैसे आपको जानकारी भी है। कौन कौन से? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो 4 भागों में बांटा गया। लास्ट वाला जो है शिवालिक हिमालय, जो भारत तरफ से पहला पार्ट पड़ता है, वही इस नवीन बलित पर्वत का यानी कि हिमालय पर्वत का सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर 5, अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ध्यान देना, नहीं है ऑप्शन, उसको अंडरलाइन करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कठिन हो जाते हैं कई बार और हम लोग गलती करके चले आते हैं। लगभग कभी सुमेलित है लगा के और हम जो सुमेलित नहीं है उसे गलती कर जाते हैं। तो जहाँ भी ये क्वेश्चन इस तरीके से मिले तुरंत आप उसको अंडरलाइन करिए और बहुत संतुलित होकर उसको पढ़ने की कोशिश करिए। ऑप्शन क्या दिया गया है? माउंट आबू, अरावली पहाड़ी,
कोडाईकनाल, अन्नामलाई पहाड़ी, ऊंट कमंड नीलगिरी पहाड़ी, शिमला, धौलाधर श्रेणी। अब इसमें कौन सी पहाड़ी, कौन सा, इसको आप मेंशन करिए। अब अरावली का इस समय आपको जिक्र देख, अरावली को आप थोड़ा एक बार, क्योंकि ये हॉट टॉपिक में बना हुआ है, तो इसको एक बार पढ़ लीजिए अरावली के बारे में। इसमें हो सकता है आपको आगे आने वाले समय कुछ अरावली का और क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो माउंट आबू ये तो अरावली में है। अब देखिए इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, आप देख लीजिए। कोडाईकनाल अन्नामलाई पहाड़ी में नहीं, बल्कि तमिलनाडु के डीडीगुल जिले में पलानी पहाड़ियों में अवस्थित है। पलानी पहाड़ियाँ पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ी से जुड़ी हैं। बाकी ऑप्शन सही सुमेलित हैं, यानी कि माउंट आबू अरावली पहाड़ी में स्थित है, सही है। ऊंट कमंड पहाड़ी नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है, ये भी सही है। शिमला धौलाधर श्रेणी में स्थित है, ये भी सही है। केवल कोडाईकनाल अन्नामलाई पहाड़ी में नहीं, बल्कि तमिलनाडु के पलानी पहाड़ी में स्थित है। इसको आप बहुत बारीकी से पढ़िएगा और देखिएगा। अरावली से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आगे भी मिलेगा, और अगली वीडियो में अरावली से जुड़े कई क्वेश्चन और भी करा देंगे आप लोगों को कल। क्वेश्चन नंबर 6, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं। देखिए थोड़ा इसका अरावली से जुड़ा हुआ क्वेश्चन का दो ही मिल ही गया, क्योंकि अरावली का अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से अरावली के क्वेश्चन कई बार, और ख़ास तौर पे जो आने वाले एग्जाम हैं इनमें तो एकदम संभावना बनी हुई है कि अरावली से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कुछ न कुछ आ ही जाएगा। तो किस राज्य में स्थित है, तो जैसा आप जानते हैं इसके ऑप्शन में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड दिया गया है। इसका आंसर राजस्थान है। तो अब देख लीजिए नीचे जो डिफाइन किया वो इंपॉर्टेंट है, उसको आप पढ़िए। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर, तो गुजरात के पालनपुर से, यानी गुजरात राज्य में पालनपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा से होकर दिल्ली तक, यानी कि 4 राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात हो गया, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो 600 से 557 मिलियन पूर्व माना जाता है। यह भारत की प्राचीनतम एवं विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर। साथ ही गुरु शिखर चोटी अरावली पर्वत पर स्थित है, लेकिन किस राज्य में स्थित है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। गुरु शिखर चोटी अरावली के किस प्रदेश, अरावली 4 प्रदेश में है, उस किस प्रदेश में स्थित है अरावली की गुरु शिखर चोटी। क्वेश्चन नंबर 7, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन दिया गया, यह एक भ्रंशोत पर्वत है। पश्चिमी घाट आप ध्यान दीजिएगा, जो महाराष्ट्र से लेके कन्याकुमारी तक चल रहा है, गोवा, केरला, कर्नाटका, ये जो वाला केरला, ये सब जितने चल रहे हैं पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथन में पहले का, ये एक भ्रंशोत पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। उपयुक्त कथनों में कौन सही है, फर्स्ट और सेकंड सही है, सेकंड और थर्ड सही है, फर्स्ट और थर्ड सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है। तो इसका आंसर है थर्ड, यानी कि आंसर डी, जहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है। यानी कि पश्चिमी घाट भ्रंशोत पर्वत भी है, पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता भी जाता है, और उत्तरी खंड इसका जो है बेसाल्ट, लावाखंड बेसाल्ट से भी आच्छादित है। जो आपका महाराष्ट्र वाला देखिए, जहाँ काली मिट्टी और रेगुर मिट्टी वाला, चरनोजो मिट्टी वाला क्षेत्र मिलेगा, तो आपका ये भी बेसाल्ट से ही आच्छादित है। आप जानते हैं, अब लावा से आच्छादित क्षेत्र है। लिखा है पश्चिमी घाट का फैलाव पश्चिमी सागर तट के समानांतर लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में, उत्तर में ताप्ती के मुहाने से दक्षिण में कुमारी आंतरिक तक है। यह भ्रंशोत ब्लॉक पर्वत श्रृंखला है, जिसका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अपसंवलन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ीनुमा, यह क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से, 16 डिग्री तक बहुत बारीकी से पढ़िएगा, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से, गोवा से दक्षिण तक ग्रेनाइट और नाइस शैलों से निर्मित है। यानी कि आप देखेंगे तो महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, गुजरात के महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, खंभात खाड़ी से
महाराष्ट्र का 16 डिग्री तक वो आपका बेसाल्ट वाला मिलेगा, जो आप काली मिट्टी चरनोजा मिट्टी वाला क्षेत्र मिलेगा। और गोवा के बाद से गोवा के से लेके कुमार यांत्रिक यानी केरल तक का ये भाग किससे है? ग्रेनाइट से निर्मित चट्टान है। तो इसको आप बारीकी से पढ़िएगा, वीडियो को रोक लीजिएगा और इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि पिछले कुछ एग्जाम में पूछा गया है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एलटी एग्जाम में, टीजीटी, पीजीटी में, केवीएस, एनवीएस में ऐसे एग्जाम के आने की संभावना बनी हुई है, जो आपके एसएसटी से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। ये आपको लगभग पता होगा, लेकिन देखिएगा। ऑप्शन है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय, लक्षद्वीप एवं मालदीव, दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान। इसका उत्तर है अंडमान एवं निकोबार। अब नीचे जो लाइन दिया गया उसको देखिएगा। लक्षद्वीप और मालदीव को 8 डिग्री चैनल पृथक करता है। ये आप बहुत बारीकी से पढ़िएगा। लक्षद्वीप और मालदीव को 8 डिग्री चैनल पृथक करता है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। इसमें शायद मिसप्रिंट हो गया है, 9 डिग्री चैनल अलग करता है। ध्यान सुनिएगा, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। अंडमान एवं निकोबार को 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, जो इसका सही आंसर है अंडमान एवं निकोबार। क्वेश्चन नंबर 9, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा निम्नलिखित में से किसे स्पर्श नहीं करती? ध्यान देना, नहीं करती, वो आप अंडरलाइन कर लीजिए। महाराष्ट्र के साथ, बिहार के साथ, उड़ीसा के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ। तो इसका आंसर जो है बिहार के साथ। तो छत्तीसगढ़ के राज्य की सीमा बिहार के साथ सीमा साझा नहीं करती। नीचे डिफाइन किया गया है किससे किससे करती है, ये भी ध्यान देना है। अगर हमको ये पता रहेगा कि छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा किस प्रदेश से लग रही है तो आसान हो जाएगा, कौन सी नहीं लग रही है तो आसान ही कर लेंगे। इसमें नीचे लिखा गया है छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा किन प्रदेशों से लग रही है। उसका नाम है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड से लगती है। यानी कि एक लंबा क्षेत्र है, कई राज्यों से लग रहा है, 8 राज्यों से लगभग लग रही है। पढ़ लीजिएगा। और इसको ये एग्जाम में कई बार पूछा, क्योंकि ये कई राज्यों से मिलती है और बहुत थोड़ा थोड़ा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पास तो बहुत थोड़ा सा टच करती है प्रदेश को, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है छत्तीसगढ़ राज्य। क्वेश्चन नंबर 10 और ज्योग्राफी का लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद हिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू होंगे। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? कौन सी है? ऑप्शन दिया है चेचू जनजात, लेप्चा जनजात, डफला जनजात, डाफर जनजात। तो इसका उत्तर है चेचू जनजात। इसमें ढेंचू लिख दो, चेचू जनजात पाई जाती है। नीचे ऑप्शन किया गया है लेप्चा जनजातियाँ सिक्किम में कहाँ कहाँ पाई जा रही है, इसको भी ध्यान लीजिए। लेप्चा जनजातियाँ सिक्किम में, डाफर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में, यानी डाफर जो है गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र में, तथा डफला अरुणाचल प्रदेश में व असम के कुछ भागों में पाई जाती है। चेचू मूलतः आंध्र प्रदेश के नल्लमलाई क्षेत्र की जनजातियां हैं तथा यह केरल के कुछ भागों में पाई जाती हैं। यानी कि चेचू जनजाति आंध्र प्रदेश और केरल दोनों जगह पाई जाती है। अब यहाँ से आपको इतिहास विषय से संबंधित कुछ प्रश्न आपको मिलेंगे। यानी कि अब आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। जैसा आप लोग कहेंगे कि हिस्ट्री के क्वेश्चन और बेहतर किया जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री का क्वेश्चन पहला है और हिस्ट्री क्वेश्चन को और बेहतर करके अब आपको प्रयाग ऐतिहासिक काल से शुरुआत करेंगे, लास्ट में वर्ल्ड हिस्ट्री तक हम चलेंगे, क्रम से उसको चलते रहेंगे। हिस्ट्री में हिस्ट्री के भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अब जो इतिहास के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इतिहास के साथ साथ जो एसएसटी से जिनका बन रहा है, ऐसा नहीं ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों कम्बिनेशन चलते हैं। और अगर एलटी का एग्जाम दे रहे हैं, टीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं, तब तो वहाँ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन है अजंता, भीमबेटका, वाघ, अमरावती। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, आंसर इसका भीमबेटका। नीचे और डिफाइन किया गया प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित भीमबेटका के शैलाश्रय गुफाएं हैं। भीमबेटका की प्रागैतिहासिक चित्रकला को मध्य पाषाण काल से संबंधित किया जाता है, जबकि अजंता तथा बाघ की शैलकृत गुफाओं की चित्रकला
ऐतिहासिक काल से संबंधित है। यानी कि अजंता और बाघ जो हैं वो ऐतिहासिक काल से संबंधित हैं और भीमबेटका जो है प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इतिहास सब्जेक्ट का, सबसे पुराना वेद कौन सा है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लगभग कर ही लेंगे आप। ऑप्शन है यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका आंसर है ऋग्वेद। थोड़ा नीचे जो डिफाइन किया गया इसको ध्यान दीजिएगा। भारतीय साहित्य में वेद सबसे प्राचीन है। यह 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋग्वेद है और यही सबसे प्राचीन भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इतिहास में, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थल है? ध्यान देना कि कहाँ किस अभिलेख से पता चला कि बुद्ध का जन्मस्थल लुम्बिनी में ही हुआ था। ये बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया। मैं इसको जब आपको लिख रहे थे तो मैं देख रहा था कि कई बार हिस्ट्री के टीजीटी पीजीटी में कई बार क्वेश्चन को पीजीटी हिस्ट्री की पीजीटी में पूछा गया है और ज्योग्राफी और जब टीजीटी का पेपर जो चलता है हिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन को पूछा गया। एलटी में भी ये पीछे कुछ एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, तो ये आपको मिलेगा क्वेश्चन। और एलटी को छोड़िए, आप देखेंगे तो क्या कहते हैं उसमें जो पेट का एग्जाम होता है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये देखिए ऑप्शन क्या है इसका, किस अभिलेख से प्राप्त हो रहा है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है? तो आप आंसर है मौर्य वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश। आगे इन सारे वंशों को डिफाइन करेंगे, जितने एक एक वंश को आगे चल के डिफाइन करेंगे। आंसर इसका है मौर्य वंश। नीचे किया गया है, मौर्य वंशी शासक अशोक के रुम्नदेही अभिलेख से सूचना मिलती है। ध्यान देना, अगर पूछा जाए रुम्नदेही अभिलेख किस वंश से है तो मौर्य वंश शासनकाल। तो लिखा है मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुम्नदेही अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक का राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ अशोक आया था। उसने इस स्थल की पूजा की तथा शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी में बुद्ध का जन्मस्थल होने के कारण इसे कर में छूट प्रदान करने की घोषणा भी की गई थी। अब ध्यान देना कि लुम्बिनी को कर से अशोक ने छूट भी दिया था, जो कर लगता है टैक्स लगता है उससे भी छूट दिया था। किस लिए? क्योंकि उस लुम्बिनी स्थान पे गौतम बुद्ध का शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थल था, इसलिए उस लुम्बिनी को टैक्स में भी छूट मिली थी। और ये किस अभिलेख में मिला है? सारी चीज़ें किस अभिलेख में है? वो अशोक के रुम्नदेही अभिलेख से। अगर अभिलेख भी पूछ ले तो भी ध्यान देना किस कौन सा वंश है तो मौर्य वंश, और किस अभिलेख में ऐसी सूचना मिलती है तो अशोक के रुम्नदेही अभिलेख से सूचना मिलती है। इसको वीडियो को रोक के आप बहुत बारीकी से पढ़िएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद का आयोजन किसके काल में हुआ था? हिस्ट्री के बच्चे लगभग इसको तो जानते ही होंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और हिस्ट्री के बच्चे हैं तो सबसे पहले अगर आपको याद करना है तो पहले तो बौद्ध संगीति तो याद ही कर लीजिए। 4 बौद्ध संगीति हैं, चारों को याद कर लीजिए, कब किसके काल में हुआ, कौन इसका अध्यक्ष था। आगे चल के इसके अध्यक्ष का भी वर्णन करेंगे हम लोग। तो अभी चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ? कनिष्क के शासनकाल में हो रहा है। आंसर इसका कौन सा? कनिष्क के शासनकाल में। नीचे डिफाइन किया गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजात शत्रु के कार्यकाल में राजगृह अथवा राजगीर स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई थी। ये जितना आपको डिफाइन किया गया इसको आप कहीं कापी में आप लिख लिया करिए, जिससे आपको उस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे हैं आप, इसमें जितने ऑप्शन होते हैं लगभग सारे ऑप्शनों को डिफाइन किया जाता है और उसको बारीकी से अध्ययन किया जाता है, जिससे वो सारी चीज़ें उसमें लिख के आ जाए सामने। और क्वेश्चन नंबर 5 हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का मिला के क्वेश्चन नंबर 15 है और यही लास्ट क्वेश्चन आप में है। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है।
चंद्रगुप्त के साम्राज्य में सम्मिलित था गुजरात, तो कौन प्रमाणित कर रहा है, प्रमाणित कैसे हो रहा है, नीचे दिया गया है। ग्रीक विवरणों से, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से, जैन परंपरा से, अशोक के स्तंभ लेख सेकंड से। अब इसका आंसर क्या है, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से ये पता चल रहा है कि गुजरात तक चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था। नीचे डिफाइन किया गया, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में आनर्त और सौराष्ट्र गुजरात प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई हेतु बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ये भी पढ़िएगा, किस शिलालेख में सिंचाई बांध हेतु निर्माण का उल्लेख मिलता है, तो ये भी ध्यान देना, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। तो इसको आप वीडियो को रोक के इसको अच्छे से पढ़िएगा। आगे जैसा आप कहेंगे तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्वेश्चन को और भी बेहतर ढंग से दिया जाएगा, जिससे आप लोगों का एग्जाम बेहतर ढंग से निकले। अब आगे चल के आप लोगों को लगातार वीडियो मिलती रहेगी, कुछ कारणवश वीडियो नहीं मिल पा रही थी, अब आप वीडियो आगे मिलती रहेगी। और साथ ही इस नए वर्ष के अगेन आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। और इस नव वर्ष में आप लोगों को ढेर सारा मंगलमय हो, ढेर सारा आपको आशीर्वाद मिले, और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।